स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। देश में आरक्षण की शुरुआत कब से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और कब तक है, बता रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान एससी ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कुछ देने से कहा। पहले किसी भी राजनेता को या किसी अधिकारी को या किसी स्टूडेंट को या किसी बाबा को तो वैसे भी कुछ आता जाता नहीं, वो तो वैसे ही बकवास करते रहते हैं। लोगों को पहले आरक्षण के इतिहास को पढ़ना चाहिए और इतिहास के जब आरक्षण के इतिहास को पढ़ेंगे तो उन परिस्थितियों को भी जानेंगे कि आरक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और इसके इतिहास में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान देश पर लागू है और उस संविधान के माध्यम से रिजर्वेशन एससी और एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन 1950 में लागू हुआ। 1952 का पहला चुनाव और वहाँ से लोगों को रिजर्व सीटों पे चुनाव लड़ने का मौका मिला। लेकिन शिक्षण संस्थानों में 1951 में कानून बना और 1954 में लागू हुआ। लेकिन अगर इतिहास को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि इस बाबा साहेब के संविधान के लागू होने से पहले देश की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति से होता था और मनुस्मृति में स्पष्ट तौर पर देश जो 4 वर्ण में समाज को, हिंदू समाज को बांट दिया। अगर अछूत की बात करेंगे तो अछूत हिंदू समाज में उस वक्त नहीं आता था, बाद में उसको जोड़ा है। आदिवासी उसमें नहीं आता था, उसको बाद में जोड़ा है। क्योंकि हिंदू समाज में मनुस्मृति के हिसाब से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की जाति और वर्ण दोनों ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय की जाति और वर्ण दोनों क्षत्रिय हैं, वैश्य की जाति और वर्ण दोनों वैश्य हैं। लेकिन अगर आप शूद्र की बात करें तो कोई भी शूद्र जाति अपने आप को शूद्र नहीं कहती। लेकिन जब आप उनकी जाति में घुसेंगे, कौन कौन सी जातियां आती हैं, जाट, गुजर, यादव, तेली, मौर्य, साक्य, कुशवा, सैनी, प्रजापति, लोहार, कुमार, सोनार और कुछ और जातियां, वो तमाम जातियां जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आती हैं आज की संविधान के अंदर, वो तमाम जातियां शूद्र में आती हैं। लेकिन इससे अलग जो अनटचेबल्स थे, वो साउथ में उनको पंचम बोलते थे, इधर उनको अनटचेबल बोलते थे। और इससे अलग एक आदिवासी वर्ग था जो अलग अलग कटा हुआ एक रिमोट एरियाज में रहता था। तो इन वर्गों की अगर बात करें तो आरक्षण पहली बार, चूँकि उस मनुस्मृति में इन तमाम वर्गों के, शूद्रों के लिए विशेष तौर पर, चूँकि अछूत तो उससे बिल्कुल ही बाहर है, उसको तो कोई अधिकार है ही नहीं। जो शूद्र, जो टचेबल था, उसको भी ज्ञान अर्जित करने का, पढ़ने का, व्यापार करने का, संपत्ति जोड़ने का अधिकार उसको भी नहीं था, इस देश की महिलाओं को भी नहीं था। इसीलिए हमें ये इतिहास जानना होगा कि इन वर्गों के लिए पहली बार आरक्षण की व्यवस्था किसने की। तो हम पाएंगे 1902 में कोल्हापुर के महाराज साहू जी महाराज ने पहली बार पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्ग का मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन वर्गों के लिए 1902 में पहली बार 50% रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों की सरकार में पहली बार 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई और 1921 के बाद 1925 में शिक्षण संस्थानों में आधी फीस माफ करने की व्यवस्था हुई। 1927 में उनके लिए सीटें, शिक्षण संस्थानों में सीटें रिजर्व 1/12 यानी 12वां हिस्सा लागू हुआ। 1919 में जब साउथ बोरो कमीशन आया तो उसके सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना ज्ञापन दिया और तमाम अछूत वर्गों के लिए, वंचित वर्गों के लिए उन्होंने शिक्षण संस्थानों में, नौकरी में या राजनीतिक अधिकार के बारे में ज्ञापन दिया। फिर 1928 में साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन से वो मिले और सर छोटू राम मिले, फिर उनको ज्ञापन दिया और इन वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में
नौकरी में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन की मांग की। और फिर 1930, 1931, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेजों के सामने इन वर्गों का पक्ष रखा, बहुत मजबूती से वकालत की, और अंग्रेज सरकार ने उसको स्वीकार करते हुए, चूँकि उसमें सेपरेट इलेक्टेड भी मांगा, साथ में उनके आर्थिक उन्नति और शिक्षा के संबंधित बाकी अधिकारों की मांग की। अंग्रेज सरकार ने उसको स्वीकार किया और 18 अगस्त 1932 को अंग्रेज सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, यानी सांप्रदायिक एक तरीके से अवार्ड घोषित किया। उसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किए, साथ में इस देश के अछूतों के लिए निर्धारित किए। लेकिन गांधी जी ने माना कि अछूत हिंदू समाज का हिस्सा हैं, जो पहले नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा ये हिंदू समाज का हिस्सा, इसे हिंदू समाज बढ़ जाएगा, और वो अनशन पर बैठ गए। और अल्टीमेटली बाबा साहब को धमकियाँ मिलने लगी जब गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, और एक ऐसा माहौल बना कि अगर गांधी जी मर गए तो पूरे अछूत समाज को नरसंहार करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे दबाव में, ऐसी मजबूरी बस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सहमति देनी पड़ी, और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट बना। फिर पूना पैक्ट के बाद तमाम अनुसूचित जाति के लिए सीटें रिजर्व हुई, उनके लिए निर्वाचन, जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो पूना पैक्ट में चला गया, लेकिन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बने और उसमें रिजर्वेशन लागू हुआ। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसमें औपचारिक तौर पर SC ST के लिए सीटें निर्धारित की गई। फिर जब उससे आगे बढ़ते हैं 1935 के बाद, जब आगे बढ़ते हैं 1941 में ICS के एग्ज़ाम में केवल एक शेड्यूल्ड कास्ट ICS अधिकारी बने। फिर 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रिटिश वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मेंबर बने, और उन्होंने ब्रिटिश वायसराय को और उसकी पूरी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को कन्विंस किया कि चूँकि यहाँ रिजर्वेशन नहीं है और हमारे लोगों को पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, तो उन वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएँ। अंग्रेज़ों की सरकार ने उसको माना, और उसके बाद सरकारी नौकरियों के अंदर उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया। 1942 में पहले उन्होंने 8.33% लागू किया, फिर 1943 में उसको बढ़ाकर 12.33% किया, और फिर 1948 के अंदर उसको 16.33% लागू किया। फिर 1950 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से उनके लिए चुनाव क्षेत्रों के लिए सीटें रिजर्व की 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए। और आर्टिकल 334 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, लेकिन शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी, बल्कि जब तक सब लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से बराबर न हो जाए तब तक रिजर्वेशन जारी रहेगा। कोई भी बिना इतिहास को जाने कह देता 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, जबकि 10 साल के लिए पॉलिटिकल था, जो हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता है, और पिछली बार 2021 में बढ़ाया गया। अब 2000 सवाल सुप्रिया सुले पर था। एक मिनट सुप्रिया सुले अकेली नहीं है, उससे पहले भी बहुत लोग अनर्गल बयान देते रहते रिजर्वेशन के ऊपर, तो लोगों को पता ही नहीं है। पहले पढ़ तो लें, पहले पढ़ लें, पहले आरक्षण के इतिहास को पढ़ लें, उसके बाद बात की जाए। एक मिनट पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर सवाल आप कीजिएगा। 1952 में पहला चुनाव हुआ जिसमें लोकसभा व राज्यसभा की सीटें निर्धारित हुई SC ST के लिए 15% और 7.5%। उसके बाद आपको पता होगा 1954 से शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरी में तो 1950 के बाद और 1954 के बाद शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ। लेकिन OBC के लिए 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके आरक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा हुई, जो कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने स्टे किया। 1992 में जजमेंट आया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 1993 में नोटिफिकेशन होकर उनको लागू हुआ, उनको रिजर्वेशन मिला। लेकिन IIT IIM वगैरह के अंदर पिछड़े वर्गों के लिए 93वें संशोधन में 2006 में लागू हुआ। तो ये इतिहास में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी आरक्षण पे बात करे, बात करने से पहले आरक्षण के इतिहास को जान ले, समझ ले, पढ़ ले, उसके बाद उस पर बात करे तो अच्छा लगेगा। बिना जानकारी के जो मर्जी आए, जो मर्जी बोल देता। रही बात EWS की, रही बात क्रीमी लेयर की, तो मैं बता दूं EWS का तो आज तक ये भी डाटा नहीं है EWS में कितने % लोग हैं। 10% बिना किसी सर्वे के, बिना किसी डाटा के, संविधान के खिलाफ जाकर केंद्र सरकार ने लागू किया।
कोई अध्ययन नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि जो स्वर्ण जातियां हैं, सिख समाज की स्वर्ण जाति, क्रिश्चियन, मुस्लिम की स्वर्ण जाति, क्योंकि मुस्लिम में जो ओबीसी है वो तो सारा ओबीसी में आ रहा है, लेकिन मुस्लिम में 1.5 से 2% स्वर्ण में आता है। इसी तरह जो जनरल कैटेगरी है वो लगभग 10 से 11% है। इस सब को जोड़ लिया जाए तो लगभग 15% जनसंख्या को 10% रिजर्वेशन, इस देश में 15% जनसंख्या अपर कास्ट को 10% रिजर्वेशन बिना किसी सर्वे, बिना किसी डाटा लागू किया, लेकिन वो भी जो वास्तव रूप से गरीब है स्वर्ण जाति का उसको नहीं मिल रहा। लोग 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाकर पैसे वाले लोग ही ईडब्ल्यूएस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए, पहले तो वो समझ लें कि रिजर्वेशन का आधार कॉन्स्टिट्यूशन में आर्थिक नहीं है कहीं भी, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस है। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) पढ़ लीजिए, वो साफ कहता है दोज क्लासेस आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। लेकिन सर सवाल तो जब आर्थिक आधार उसमें है ही नहीं, दूसरी बात ये जो समाज पहले से ओवर रिप्रेजेंटेड है, जो 70% देश के सरकारी नौकरियों पर और 90% देश के संसाधनों पर काबिज है, उसको ईडब्ल्यूएस के नाम पर बिना किसी सर्वे, बिना किसी डाटा के उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। और जो बात कर रहे हैं कि ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो उनको मैं बता दूं उसका भी पूरा लाभ पैसे वाले लोग ले रहे हैं। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसकी जांच का कोई तरीका नहीं है। आज तक कोई ऐसी जांच सामने नहीं आई कि किस लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया और कितने लोग इस पर पकड़े गए जिन्होंने फर्जी पैसे के दम पे क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना के वो सारे गरीब लोगों के लिए जो आपने रिजर्वेशन दिया था वो सारे के सारे अपर कास्ट के अमीर लोग ले रहे हैं। तो अगर किसी नेता की इस बात को मान लीजिए कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो मैं बता दूं उसमें भी बिल्कुल निरर्थक है, संविधान के खिलाफ है। बिना सोचे समझे कोई नेता इसमें बैन ना दे। लेकिन सर